तो आज हम लोगों को जो नया टॉपिक स्टार्ट करना है वो है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। लास्ट क्लास जो हम लोगों ने की थी उसमें हम लोगों ने प्लांट्स किस तरीके से रिस्पायर करते हैं इस बारे में बात की थी। तो देखो, अब तुम चाहो कैक्टस का पौधा उठा लो, गुलाब का पौधा उठाओ, लोटस का पौधा उठाओ या बड़ा सा नीम का पेड़ ले आओ। ऑलमोस्ट हर प्लांट्स के रेस्पिरेशन का जो तरीका होता है वो सेम होता है ना। रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में रेस्पिरेशन का तरीका एनिमल टू एनिमल क्या होता है, बदल जाता है। जैसे अमीबा, जो कि हमारा फेवरेट यूनिसेलुलर एनिमल है, इसके अंदर रेस्पिरेशन का तरीका अलग हो जाएगा, है ना। अमीबा के बाद अगर आप उससे थोड़ा सा बड़ा एनिमल ले लो, लाइक मान लेते मैंने अर्थवॉर्म ले लिया, तो वहाँ पे उसके रिस्पायर करने का तरीका अलग है। पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, है ना, जैसे कि फिश, उसके रिस्पायर करने का तरीका अलग है। जो हमारे पूरे के पूरे इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, राइट, कौन बताओ? आपके आर्थ्रोपोडास, ठीक है, सबसे बड़ा एक्चुअली में ये आपका किंगडम होता है, सबसे बड़ा, ठीक है। इसमें बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती है, कीड़ा मकोड़ा। तो जितने भी आर्थ्रोपोडास होते हैं, लाइक कॉकरोच, मॉस्कीटो, हाउस फ्लाई, ग्रास हॉपर, है ना, जितने भी आर्थ्रोपोडास होते हैं, यानी कि मैं बात कर रही हूँ किसकी, इंसेक्ट्स की, तो ये सभी के सभी इनके रिस्पायर करने का तरीका अलग होता है। थोड़े से और बड़े ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं, जैसे कि हम, तो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन करने का तरीका अलग होता है। क्या हम सब एनिमल्स नहीं हैं? हम सबके सब एनिमल्स हैं, बट स्टिल हम लोगों के रेस्पिरेशन करने का जो तरीका है, जो मोड है, वो मोड कैसा है आप लोगों में और मुझ में कैसा है, बताओ? अलग अलग है, सब में अलग अलग ये तरीका है। अभी जब भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज, आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, अगर रिस्पायर करती है तो उसके रेस्पिरेशन के लिए कुछ नियम कायदे होते हैं। नियम कायदे होते क्या हैं? नियम कायदे सबसे पहले ये होते हैं कि प्लांट्स में जो ऑक्सीजन होता है, जैसे वो प्लांट्स की बॉडी के अंदर चला जाता है ना, वाया स्टोमेटा और लेंटिसल्स या रूट हेयर, जो भी आप कहो, तो उसको प्लांट के एक पार्ट से आपको प्लांट के दूसरे पार्ट में वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, इस बात की टेंशन नहीं लेनी पड़ती है। आप बहुत ही इजीली प्लांट्स अपने आप पूरी ऑक्सीजन को प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। और वन ऑफ द थिंग कि उनको ट्रांसपोर्ट करने की नीड भी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली होता क्या है, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में ऑलमोस्ट 99% रेस्पिरेशन होती है, तो हर प्लांट के हर पार्ट को अपने हिस्से का यूजुअली ऑक्सीजन मिल जाता है। बट एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं होता। हम एनिमल्स के केस में अगर मैं रेस्पिरेशन करती हूँ, मान लेते हैं, तो मैंने ऑक्सीजन को मेरे नोज से अंदर लिया, तो मेरे नोज को ऑक्सीजन मिला हुआ है, वो मेरे विंड पाइप में गया, मेरे विंड पाइप के पास ऑक्सीजन है, वो लंग्स के पास गया, लंग्स के पास ऑक्सीजन है। बट उसके आगे क्या, बाकी के बॉडी ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजन कैसे जाएगा? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडीज में या फिर लेट्स से एनिमल बॉडीज में कोई एक ही पर्टिकुलर ऑर्गन होता है जिस ऑर्गन से हम लोग क्या करते हैं, बताओ? रेस्पिरेशन करते हैं। बाकी जगह से हम लोग रेस्पिरेशन नहीं करते। तो जिस जिस जगह से ऑक्सीजन या फिर एयर ट्रैवल कर रही है, सिर्फ उतने ही जगह को एयर मिलेगा या उतनी ही जगह को ऑक्सीजन मिलेगा। बाकी पार्ट्स का क्या, बाकी जगहों को ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? तो बेसिकली हम लोगों के ह्यूमन बॉडी या किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हम लोगों की नीड है कि चाहे आपके जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो, ठीक है, ऑब्वियसली हम लोगों की बॉडी में प्लांट्स के जैसे अलग अलग जगहों से रेस्पिरेशन नहीं होता। हम लोगों के इसमें एक वेल डिफाइंड सिस्टम बना हुआ है, राइट। तो इस पूरे सिस्टम में जैसे ही ऑक्सीजन जाता है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नीड्स टू ट्रांसपोर्ट दैट ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उन लोगों को इस ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स को क्या करना रहता है, ट्रांसपोर्ट करना रहता है। नीड टू ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स को इनको क्या करना चाहिए, ट्रांसपोर्ट करना चाहिए ऑक्सीजन को, है ना। जब ये अलग अलग पार्ट्स को बॉडी के क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेंगे, तभी तो ये रेस्पिरेशन सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज मतलब ही क्या है रेस्पिरेशन का।
तो जब भी हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उन ऑर्गन्स का काम सिर्फ इतना नहीं होता कि ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लिया, नहीं, उस ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक क्या करना चाहिए, उनको क्या करना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, एज वेल एज जो बाकी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उन डिफरेंट बॉडी पार्ट से उन लोगों को CO2 भी वापस लेकर आनी है। जैसे कि तुम जानते हो कि हर सेल के पास CO2 बनता है, तो उस CO2 को वापस भी उनको लेकर आना पड़ता है, उस CO2 को अलग अलग पार्ट से, राइट। ये दो काम आप लोगों के रेस्पिरेटरी ऑर्गन के होते हैं, ठीक है। ये दो काम आप लोगों के रेस्पिरेटरी ऑर्गन के होते हैं। पहला कि ऑक्सीजन को पूरे ह्यूमन बॉडी के अलग अलग सेल्स तक सप्लाई करना, और दूसरा काम बताओ क्या होता है कि बॉडी के अलग अलग कोनों से जो CO2 वहां पे जहां जमा है उस CO2 को वापस से लेकर आना। तो अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं उन लोगों को ये दो इतने इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहे हैं कि बेसिकली अब ये करे कैसे, है ना, कैसे ट्रांसपोर्ट करवाए O2 को और कैसे वापस लेकर आए CO2 को। तो इस पूरी प्रोसेस के लिए हम लोगों को एक मीडियम चाहिए होता है ना, एक ऐसा मीडियम जो इसके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवा सके, जो क्या करवा सके, आपके इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवा सके। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के पास जब ऑक्सीजन आ जाती है तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या करते हैं, हम लोग आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ह्यूमन बॉडी का रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ेंगे। बट जब मान लेते हैं ये आप लोगों का लंग्स है, मान लो ये मैंने एक स्क्वायर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया, दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स इज माय लंग्स। जब मान लेते हैं इस लंग्स के पास अभी O2 है, कहाँ से आई इस लंग्स के पास O2, हमने इनहेल किया ना, वहां से आई, ब्रीथ इन किया ना हमने। अच्छा, अब होता क्या है कि इस लंग्स के आजू बाजू बहुत सारी छोटी 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 बारीक बारीक सी पतली पतली सी क्या होती हैं, बोलो, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। क्या होती हैं यहाँ पे आजू बाजू, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ब्लड कैपिलरीज का मतलब उनके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन स्टोर्ड होगा, उनके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन स्टोर्ड होगा। तो जैसे ही ये ब्लड कैपिलरीज उन लंग्स के साथ कॉन्टैक्ट बनाती हैं, होता ये है कि लंग्स और ब्लड कैपिलरीज के बीच में एक प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। आपने ऑलरेडी डिफ्यूजन क्या होता है 9th क्लास की केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में पढ़ा होगा, बट इन दोनों के बीच में होता है डिफ्यूजन। शॉर्ट में मैं बता देती हूँ डिफ्यूजन क्या होता है। जैसे अगर अभी मैंने ब्रीथ इन किया तो मेरा जो लंग्स है, इस लंग्स के पास O2 की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और CO2 की क्वांटिटी मान लेते हैं कम है ना। और ये जो ब्लड कैपिलरीज है, इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर में ब्लड है। ये ब्लड कहाँ से आया है, अलग अलग ऑर्गन्स के पास से घूम फिर के पहुंचा है। तो अलग अलग ऑर्गन्स के पास से क्योंकि ये ब्लड घूम फिर के पहुंचा है तो इस ब्लड में O2 की क्वांटिटी कम होगी और लेकिन CO2 की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो डिफ्यूजन बेसिकली होता ये है कि लंग्स के पास O2 ज़्यादा है और ब्लड कैपिलरीज के पास O2 कम है ना। तो होता यह है कि लंग्स के पास का O2 निकल के कहाँ चला जाता है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। मतलब जहाँ पे किसी भी क्वांटिटी, किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है, वहाँ से सब्सटेंस निकल के किस तरफ ट्रैवल कर रहा है, जहाँ पे उसकी क्वांटिटी कम है। सिमिलरली आप लोगों का जो CO2 है, अभी वो कहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, बाहर ब्लड कैपिलरीज में। तो वो CO2 सारा का सारा निकल के बोलो कहाँ पे आने लगेगा, आपके लंग्स के अंदर जाने लगेगा। क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है। सो बेसिकली डिफ्यूजन होता क्या है कि जब आप लोगों का दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में रहती हैं तो उनके कांटेक्ट में रहने की वजह से जहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन होती है और एक तरफ हायर कंसंट्रेशन होती है, तो सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से कहाँ की तरफ मूव करने लगते हैं, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगते हैं। इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। बट तुम एक बात ध्यान से समझना, अगर डिफ्यूजन इतनी ही आसानी से हो जाता तो जैसे अभी तुम और मैं एक रूम में बैठे हैं, हमारी स्किन के अंदर से ऑक्सीजन क्यों नहीं चली जाती। एक मिनट, हाँ एक मिनट, हेलो, अभी
अरे कोई दिक्कत नहीं है, उसको रख लो, बुकी मैम। तो अब बताओ, जैसे कि हम लोग एक रूम में बैठे हैं, तो क्या तुम्हारी स्किन से ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन अंदर चला जाता है क्या, स्टोमेटा के जैसे? वाह, कितना अच्छा होता, चला जाता। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की स्किन में स्टोमेटा के जैसे कोई छोटे छोटे पोर्स नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ये ब्लड कैपिलरीज इतनी थिन वॉल हैं, इतनी थिन वॉल हैं, और इवन लंग्स में भी जहाँ से एक्सचेंज होता है, जो लंग्स के अंदर जिस जगह से एक्सचेंज होता है, वो दोनों जगहें आपस में इतनी थिन वॉल हैं कि आराम से गैसियस पार्टिकल्स अंदर बाहर एक्सचेंज कर सकते हैं खुद को। लेकिन हमारी जो ह्यूमन स्किन है वो इतनी पतली नहीं होती कि गैसियस एक्सचेंज इतने आसानी से हो जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो ये कि हमारे को ऑक्सीजन पूरे के पूरे बॉडी में सप्लाई करना है। अब ऑक्सीजन सप्लाई कैसे किया जाए? तो जैसे खाना कैसे सप्लाई किया जाता है, ब्लड के अंदर डिजोल्व कर देते हैं अपन खाने को, और ब्लड जैसे जैसे ट्रैवल करता है एक सेल से दूसरे सेल, खाना भी ऑटोमेटिकली एक सेल से दूसरे सेल ट्रैवल करता है। वैसे ही सिमिलरली हम लोग ब्लड को भी क्या कर देते हैं, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को मिक्स करवा देते हैं। ब्लड जैसे जैसे ट्रैवल करता है उसके साथ वैसे वैसे ऑक्सीजन ट्रैवल करता है। बट द पॉइंट इज कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आएगा कैसे? तो एक्सचेंज होता है ना, CO2 और O2 का, लंग्स और ब्लड कैपिलरीज के बीच में, और वहां से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चला जाता है और ब्लड के अंदर से CO2 बाहर आ जाता है। तो इस पूरे एक्सचेंज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये कि ब्लड कैपिलरीज कैसी थी, आप लोगों की थिन वॉल्ड थी। थिन वॉल्ड मतलब पतली पतली ब्लड कैपिलरीज थी, समझ रहे हो? ये ब्लड कैपिलरीज पतली थी, इसीलिए आसानी से डिफ्यूजन हो सका। थिन वॉल ब्लड कैपिलरीज से फायदा क्या होता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या हो जाती है, इजी। अदरवाइज तुम खुद सोचो, तुम्हारी जो स्किन है, तुम्हारी स्किन से क्या कभी भी ब्लड अंदर जा पाता है क्या? सॉरी, O2 अंदर जा पाता है क्या? अच्छा, वो तो थोड़ी देर बाद वीडियो बनाना। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा बताओ, इजी हो जाएगा डिफ्यूजन। अगर ब्लड आपकी कैपिलरीज थिन रही तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गन्स जो बेसिकली रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हैं, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जाने से पहले उन सारे के सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की जो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैसे होने चाहिए बताओ, थिन वॉल होने चाहिए। क्योंकि अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स थिन वॉल होंगे तो हम बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, उनके अंदर में ऑक्सीजन दे सकते हैं, या फिर उनके अंदर से CO2 हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। बराबर, ये पहला पॉइंट कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैसे होने चाहिए, थिन वॉल्ड होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, हमारे को मतलब जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स को ब्लड की क्या नीड है, मतलब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। अभी जैसे मान लेते तुम एक रूम में बैठे हो, है ना, तुम्हारे उस पर्टिकुलर रूम में अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रकार की गैसेस मौजूद हैं। क्या कभी ऐसा होता है क्या कि एक कोने में एक गैस बस पड़ी हुई रहती है और तुम्हारे तक वो गैस नहीं आ पाती? गैसेस तो आराम से ट्रैवल कर लेती हैं उस रूम के अंदर, है ना। अगर मान लेते हैं घर के किचन में कोई अच्छा सामान खाने का बन रहा है जिसके अंदर से खुशबू आ रही है, तो वो खुशबू उस किचन के यूटेंसिल के ऊपर थोड़ी ना जमी हुई रहती है, वो दूसरे दरवाजों तक, दूसरे कमरों तक, एकदम दूर दूर तक फैलती है। तो जब गैसेस आसानी से खुद ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं, तो हमारी बॉडी में हमको ब्लड की क्या नीड है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाने की, बताओ क्या नीड है? तो सबसे 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो डिफ्यूजन नामक प्रोसेस होती है ना, डिफ्यूजन बेसिकली आप लोगों की एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है।
ठीक है। डिफ्यूजन क्या होती है आप लोगों की, एक बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस होती है। अब दिक्कत ये है कि अगर इफ ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स ऑन डिफ्यूजन, तो होगा ये कि बेसिकली आपके बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाने के लिए, ठीक है, और सेल्स भी सोचो कितने सारे होते हैं हम लोगों के बॉडी के अंदर, तो उसको जो है ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा किस चीज़ के लिए, ट्रैवल करने के लिए, लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, फॉर ट्रैवलिंग। और अगर मान लेते हैं इतना टाइम ऑक्सीजन को सिर्फ हमारी बॉडी में ट्रैवल करने के लिए लग गया, तो तुम तो जानते ही हो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगी। अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगी तो तुम्हें तो पता ही है हम लोगों का क्या होने वाला है, सीधा ऊपर, ठीक है, भगवान के पास। सो देयरफॉर डिफ्यूजन पे हम लोग डिपेंडेंट नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी का वॉल्यूम है वो बहुत 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 ज़्यादा है, ठीक है। इस ज़्यादा वॉल्यूम में होता क्या है कि अगर आप ऑक्सीजन को कहोगे कि तुम बिना ब्लड की मदद से खुद ब खुद डिफ्यूजन कर लो एक कोने से दूसरे कोने पे, तो जो बेसिकली ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर का जो ब्लड है, बिना ब्लड के ये ऑक्सीजन को कई 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 टाइम लग जाएगा। इवन ऐसा एक जीके फैक्ट है आप लोगों का कि लंग्स से लेकर आपके पैरों के अंगूठे तक ऑक्सीजन को पहुंचने में 3 साल लग जाएंगे। अगर मान लेते हैं एक ह्यूमन बॉडी की नाक को 3 मिनट के लिए भी बंद कर दिया जाए तो एक इंसान का दम घुटकर उसकी डेथ हो सकती है। 3 साल अगर लग गए ना तुम्हारे घुटनों मतलब पाँव तक अगर ऑक्सीजन को पहुंचने में, तो तुम समझ जाओ कि क्या होने वाला है। सो देयरफॉर हम लोग डिफ्यूजन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो ऐसे में हम क्या करें? तो हम लोग एक्चुअली फिर हेल्प लेते हैं किसकी? ह्यूमन ब्लड की। अब ह्यूमन ब्लड की देखो हेल्प क्यों ली जाती है? जैसे मान लेते हैं ये आप लोगों की कोई एक पर्टिकुलर ब्लड वेसल है, ठीक है, ये मान लेते हैं आपके पास ब्लड वेसल है। अब इस ब्लड वेसल्स के अंदर तुम तो जानते हो ब्लड फ्लो करता है। अब पूरी दुनिया जानती है कि ह्यूमन ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन, है ना। मान लेते हैं ये रेड कलर का जो डॉट है ये कौन है? मेरा हीमोग्लोबिन है। जैसे आप लोगों की लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से आपकी लीफ क्या दिखती है? ग्रीन ग्रीन कलर की दिखती है। वैसे ही हम लोगों के ह्यूमन बॉडी के अंदर में ब्लड होता है और ब्लड के अंदर में एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन, राइट? ओके। अब ये हीमोग्लोबिन की खास बात क्या है? देखो बेसिकली ब्लड है क्या, हम लोग आगे जब नेक्स्ट आगे की 2-3 क्लासेस बाद जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, है ना, तब उस सर्कुलेटरी सिस्टम में आप लोग ये पढ़ोगे कि किस तरीके से ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, बराबर। अच्छा, तो ऐसे में तब आप ये जानोगे कि ब्लड के अंदर एक भारी मात्रा में पानी का भी सहयोग रहता है। तो हीमोग्लोबिन आप समझ सकते हो इस तरीके से कि पानी है एक तरीके से ब्लड, और उसके अंदर छोटे 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 सेल्स हैं और उन सेल्स को मान लेते हैं हम लोगों ने हीमोग्लोबिन का। वैसे हीमोग्लोबिन के बारे में ये मत बोलना कि वो सेल्स है, वो मॉलिक्यूल्स है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं हीमोग्लोबिन के। अब देखो हीमोग्लोबिन की खास बात क्या है। मान के चलो कि ये आप लोगों का एक हीमोग्लोबिन है, एक हीमोग्लोबिन, मैं इसको HB सिंबल से इंडिकेट करती हूँ। तो होता क्या है कि जैसे ही इस ब्लड को क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? उन चारों के चारों ऑक्सीजन को जाकर ऐसे जोड़ लेता है। मतलब एक हीमोग्लोबिन अपने साथ कितने ऑक्सीजन को जोड़ सकता है? 4 ऑक्सीजन को जोड़ सकता है। कैसे जोड़ सकता है ये हम लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट वो एक हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 ऑक्सीजन को जोड़ सकता है। और जब आपका ब्लड फ्लो होता है तो ब्लड के फ्लो होने की वजह से हीमोग्लोबिन भी फ्लो होती है, और जब हीमोग्लोबिन फ्लो होती है तो इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि आपकी ऑक्सीजन भी फ्लो होती है। यानी कि ऑक्सीजन क्या यहाँ पे डिफ्यूजन की वजह से फ्लो हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो किसकी वजह से फ्लो हो रही है? बिकॉज ऑफ आप लोगों के ब्लड। बस खत्म हो जाता है ये। तो इस तरीके से ब्लड आपके अलग अलग बॉडी सेल्स तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये कि अगर मान लेते हैं एक ह्यूमन है और उस ह्यूमन की बॉडी में ब्लड की या फिर मैं कह दूं हीमोग्लोबिन की कमी है, तुम्हें शायद पता होगा कि कभी ना कभी डॉक्टर ने तुम्हें तुम्हारा CBC कंप्लीट बॉडी का चेकअप करने का एक टेस्ट होता है वो दिया होगा उसमें, या फिर नॉर्मल मान लेते हैं एक हीमोग्लोबिन का भी टेस्ट होता है। अच्छा, अब ये जो हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है
इस हीमोग्लोबिन के टेस्ट में आपकी बॉडी के अंदर एक लिख कर आता है कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन इतना है ना। यूजुअली गर्ल्स के अंदर हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी होती है ना वो कम होती है, ऐसा मेजर केसेस में पाया गया है, राइट। बट कुछ लोगों के अंदर नहीं भी होती है, डिपेंड किए कि इंसान कैसा डाइट वगैरह मेंटेन रखता है। तो हीमोग्लोबिन की मान लेते हैं किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कमी है, तो ऐसे केस में अगर हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर कम होता है तो कम होने से होता क्या है। तो देखो बेसिकली हीमोग्लोबिन ही वो इंसान है, या मैं कह सकती हीमोग्लोबिन ही वो पर्टिकुलर स्पीशीज है जो आपको हेल्प कर रहा है। किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो आप लोगों का ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होता? खुद तो हो नहीं सकता, बराबर खुद तो हो नहीं सकता। तो इमेजिन करिए, कल को मान लेते हैं आपकी बॉडी में ब्लड तो है, बट उस ब्लड के अंदर में हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी है वो कम है। ब्लड क्या है? पानी है ना। उस ब्लड के अंदर मान लेते हैं हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? अगर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम है तो इसका मतलब कम हीमोग्लोबिन, इसका मतलब ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी क्या हो गई होगी? कम हो गई होगी। अगर ऑक्सीजन तुम्हारी बॉडी में प्रॉपर वेज में ट्रांसपोर्ट अगर नहीं हो पाएगा तो तुम मुझे बताओ फिर क्या होने लगेगा? फिर ये होने लगेगा कि आप लोगों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से वेरियस सिम्टम्स फेस करने पड़ेंगे, जैसे थकान हो रही है ना, आप प्रॉपरली क्या नहीं कर पा रहे हो, ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो, मतलब ब्रीथिंग तो कर रहे हो बट बेसिकली वो ऑक्सीजन आप लोगों की बॉडी तक पहुंच नहीं रही है। एक पर्टिकुलर डिसीज कहते हैं हम इसको, अनीमिया के शिकार हो गए हो। तो सिर्फ ये जरूरी नहीं होता है कि ब्लड कैपिलरीज थिन होनी चाहिए, उस ब्लड कैपिलरीज के अंदर में हीमोग्लोबिन नामक स्पीशीज भी होनी चाहिए, मॉलिक्यूल होना चाहिए, ताकि आपका अगर वो हीमोग्लोबिन मौजूद है तो आप उससे ऑक्सीजन को बेहतर ढंग से और ज़्यादा एफिशिएंटली क्या कर सको? ट्रांसपोर्ट कर सको। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की सिर्फ इतनी सी कंडीशन कि नहीं यार रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की ना वॉल्स बहुत ही थिन होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो भी आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, क्योंकि एनिमल टू एनिमल बदलता है, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं हम लोगों के लंग्स, फेफड़े, राइट। तुमने सुना होगा फेफड़े, है ना। हम लोगों के ह्यूमंस के अंदर क्या होता है? लंग्स होते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें, एक्वेटिक एनिमल्स लाइक एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए मछली, तो मछली की बॉडी में लंग्स नहीं होते, ठीक है ना। तो मछली की बॉडी में एक्चुअली मौजूद होते हैं क्या? आप लोगों के गिल्स। मछलियां गिल्स का प्रयोग करती हैं क्या करने के लिए? आप लोगों के ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेने के लिए। किस तरीके से करती हैं वो आपको नहीं जानना है, ठीक है, बट क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इस तरीके से बेसिकली वो करती हैं, गिल्स का प्रयोग करती हैं। अच्छा ठीक है। अब जो आप लोगों के पास अर्थवर्म होता है, सभी ने देखा है अर्थवर्म कैसा दिखता है, या फिर चलो अर्थवर्म छोड़ो, मैं अभी फिलहाल अमीबा की बात कर लेती हूँ। तो अमीबा को सोचो गिल्स की भी नीड नहीं पड़ती। अमीबा की स्किन इतनी स्किन मतलब उसकी सेल मेम्ब्रेन इतनी पतली है कि बहुत ही आसानी से ऑक्सीजन क्या होता है? अंदर चला जाता है। जैसे मैं तुम्हें नहीं बोल रही थी कितना अच्छा होता कि हमारी स्किन से ऑक्सीजन अंदर चला जाता, राइट। तो अमीबा की बॉडी के अंदर उसके सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली अंदर चला जाता है। अर्थवर्म में स्किन रिस्पॉन्सिबल होती है उसके क्या काम करने के लिए? गैसियस एक्सचेंज के लिए। जितने भी आपके कीड़े मकोड़े होते हैं धरती पर, अब कीड़े मकोड़े से मैं एक एक इंसेक्ट्स के नाम तो नहीं ले सकती, बट तुमको अभी आर्थ्रोपोडा ये वर्ड सुनते बराबर समझ में आना चाहिए कि कीड़ा मकोड़ा मतलब हम लोग बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके कीड़े मकोड़े होते हैं, दिस कीड़ा मकोड़ा हैव ट्रैचिया फॉर देयर रेस्पिरेशन, इनके पास क्या होता है? ट्रैचिया होता है। तो आप चाहे कोई भी पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन ले लें, रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिर्फ थिन होना चाहिए, इतनी कंडीशंस नहीं होती। इसके अलावा एक और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है कि आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पास क्या होनी चाहिए? रिच सप्लाई होनी चाहिए। किस चीज़ की? ऑफ ब्लड कंटेनिंग हीमोग्लोबिन। अब क्योंकि मैं ह्यूमन की बात कर रही हूँ इसीलिए मैंने वहाँ पे वर्ड यो यूज़ किया, दैट इज़ हीमोग्लोबिन। बट ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स हो उनके अंदर भी हीमोग्लोबिन हो,
राइट। बाकी के ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी हीमोग्लोबिन ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना होता है ना। सबके अंदर कुछ अलग अलग पिगमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मान लेते हैं, मैंने कहा कि गाजर लाल दिखती है, तो गाजर के अंदर क्या क्लोरोफिल होता है, उसके अंदर कोई दूसरा पिगमेंट होता है, बराबर। तो ऐसे में हो सकता है कि आपके पास कोई दूसरे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो, ऐसे दूसरे एनिमल्स हो जिनके अंदर ब्लड हो बट उस ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन ना हो, है ना। तो कोई दूसरा पिगमेंट भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट क्योंकि हम लोग ज़्यादातर पढ़ाई अपने ह्यूमन के बारे में करने वाले हैं, इसलिए द वर्ड जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं दैट इज़ आप लोगों का हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसीलिए हम लोग यही पॉइंट याद रखेंगे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की जो दूसरी कंडीशन है वो ये कि आपके पास जो ब्लड होना चाहिए उसकी रिच सप्लाई होनी चाहिए, खून की कमी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा बोलो, प्रॉपर तरीके से आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। और जो तीसरी कंडीशन होती है किस काम के लिए, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन के लिए किसी भी एनिमल के अंदर, वो ये होती है कि आपका जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उस रेस्पिरेटरी ऑर्गन का सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, लार्जर सरफेस एरिया। अब यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है लार्जर सरफेस एरिया, ये हम लोग जब आगे ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे ना कि किस तरीके से ह्यूमन्स मतलब ह्यूमन की बॉडी में किस तरीके से रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, तब हम इस पे ज़्यादा जोर करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इस पॉइंट पे ज़्यादा जोर नहीं डालेंगे। बस आप लोगों को इतना याद रखना है कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस है कि आप लोगों के लिए या फिर ऑर्गन के लिए ज़्यादा फायदे की चीज़ है। क्यों? मान लो तुमने एक बार में 100 ml लेट से एयर इनहेल की। अब मान लेते हैं लंग्स की कैपेसिटी या फिर ऑक्सीजन को स्टोर करने की उसकी कैपेसिटी बहुत कम है, तो होगा क्या, आप जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो उसमें से बस थोड़ी सी ऑक्सीजन अंदर रहेगी, बाकी बाहर आ जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कैपेसिटी नहीं है ना उतनी। तो अगर ये कैपेसिटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या, आप जब इनहेल करते हो तो आपके इनहेल की हुई एयर के अंदर से मैक्सिमम ऑक्सीजन को हम बॉडी के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। बॉडी मतलब बेसिकली मैं लंग्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। आप बेसिकली उसके अंदर स्टोर करके रख सकते हो। अगर आपका वहाँ पे एरिया कम होगा तो ऑब्वियस है, अगर आप ज़्यादा ऑक्सीजन मान लेते इनहेल कर भी लेते हो तो वो आपके लंग्स के अंदर स्टोर कैसी होगी, हो ही नहीं पाएगी। इसीलिए सरफेस एरिया होना ज़्यादा ये आवश्यक चीज़ होती है। सो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अलग से कि अगर भले ही आप कोई भी एनिमल की बात करो, लेकिन सारे एनिमल्स के अंदर में आप अगर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहते हो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के फीचर्स क्या होने चाहिए, मतलब बेसिकली रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैसा दिखना चाहिए, इस बारे में बात नहीं कर रहे। मतलब उनके पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने, जैसे मैं पूछूंगी इंसान के क्या फीचर्स होते हैं, तो हम बोलेंगे ना 2 आंख, 2 कान, 1 मुंह, 1 नाक, राइट। वैसे तो ये फीचर्स है रेस्पिरेटरी ऑर्गन के। चाहे आप किसी भी एनिमल की बात करो, हर एनिमल के अंदर में ये 3 फीचर्स होने चाहिए। उसकी जो वॉल होनी चाहिए वो थिन होनी चाहिए, सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, ब्लड का सप्लाई ज़्यादा होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे हीमोग्लोबिन वर्ड इसीलिए इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि ह्यूमंस के केस में या फिर मान लेते कुछ और एनिमल्स के केस में हीमोग्लोबिन होता है, बट ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कॉकरोच वगैरह की अगर मैं बात करूँ या फिर किसी दूसरों की बात अगर करूँ तो उनके अंदर में आप लोगों का हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है। उनके अंदर कुछ और पिगमेंट होंगे, तो इसलिए अगर हीमोग्लोबिन मैं कहूँगी तो तुम्हें लगेगा कि हर एनिमल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, नहीं, सबके अंदर अलग अलग होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के फीचर्स होने चाहिए। अच्छा, वैसे एक चौथा फीचर भी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, वो आपकी बुक में नहीं लिखा है बट मैं उसको बता देती हूँ। देखो, चौथा फीचर मेरे अकॉर्डिंग ये होता है कि आपका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना वो मॉइस्ट होना चाहिए, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। जैसे तुम अगर देखोगे तो हमारी जो नाक होती है, नाक के जो गड्ढे होते हैं जिनको हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं, उन नॉस्ट्रल्स के अंदर बाल होते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जब तुम्हारा अंदर जो फेफड़े होते हैं, हम लोग आगे जब ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, तब हम इस बारे में बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 के इसमें कि क्यों मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी है। बट मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं अगर ये मॉइस्ट होते हैं तो बेटर तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवा पाते हैं। तो
तो ये कंडीशन तो फिलहाल बाद में आएगी, बट ये 3 कंडीशन एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, ब्लड का सप्लाई ज़्यादा होना चाहिए, एरिया ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन हर ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉलो होनी चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि किसी के अंदर हीमोग्लोबिन होगा, किसी के अंदर हीमोसाइनिन होगा, किसी के पास गिल्स होंगी, किसी के पास लंग्स होगी। और दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि क्यों हम लोग सिंपल ऑक्सीजन के मतलब हमको ब्लड पे क्यों डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, हम ऑक्सीजन के डिफ्यूजन पे डिपेंडेंट क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीजन इतना स्लोली डिफ्यूज होता है और हमारी बॉडी का जो वॉल्यूम है वो इतना ज़्यादा है कि अगर हम ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट रहने लगे तो ऐसे में ये हो जाएगा कि कई साल लग जाएंगे आपके लंग्स से आपके घुटनों तक या फिर आपके टोस तक ऑक्सीजन पहुंचने में, उतने में तो ह्यूमन डेथ हो जाएगी। बट जो हमारा प्यारा सा छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा, अमीबा की बॉडी का वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं है। तुम तो जानते ही हो, छोटा सा अमीबा होता है, ऊपर से उसकी बॉडी में ज़्यादा सेल्स भी नहीं होते। तो अमीबा के देखो खास बातें क्या है। पहला तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है। हमारी बॉडी में कैसा है पता नहीं, करोड़ों सेल्स होंगे, तो बेसिकली हर करोड़ों सेल को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। बट अमीबा के अंदर ऐसा नहीं है। अमीबा की बॉडी में एक ही सेल होता है और उस एक ही सेल को ऑक्सीजन चाहिए, बाकी को तो ऑक्सीजन चाहिए भी नहीं। ऊपर से अमीबा की जो बॉडी होती है वो बहुत ही छोटी होती है, ठीक है, बहुत ही छोटी। इसका जो बॉडी का जो वॉल्यूम होता है, वो बॉडी का जो वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो ऐसे केस में अमीबा को ब्लड के अंदर के हीमोग्लोबिन या फिर किसी दूसरे पिगमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है डिफ्यूजन के लिए, है ना। अमीबा ये कहता है कि देखो अगर ये मेरी बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के अंदर में ये मान लेते हैं, मतलब अंदर में नहीं, ये मेरी सेल मेम्ब्रेन है। तो सबसे पहली चीज़, ये जो मेरी सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन बहुत ही थिन है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन पहली बात तो क्या है, बहुत ही थिन। दूसरी बात हम सभी जानते हैं अमीबा भाई साहब कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। अब जैसे आपकी हवा है, हवा में ऑक्सीजन कितना आसानी से ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध रहती है, पानी के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी उतनी ज़्यादा नहीं रहती। जब आप 12th स्टैंडर्ड में आओगे आप ये चीज़ पढ़ोगे केमिस्ट्री में कि गैसेस जो होती हैं वो भी स्पेशली ऑक्सीजन, ये पानी के अंदर उतने अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो पाती, ठीक है, ये पानी के अंदर उतने अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो पाती है। सो देयरफॉर पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है बट बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत कम। तो जैसे मान लो पानी के अंदर में ये O2 का एक मॉलिक्यूल घूम रहा है, तो अमीबा बताओ क्या करता है। अमीबा ये करता है कि अपनी सेल मेम्ब्रेन क्योंकि उसकी इतनी पतली होती है, तो वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही अंदर ले लेता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही अंदर ले लेता है। और इसके अंदर में जो CO2 होगी, उस CO2 को इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही ये क्या कर देता है, बाहर भेज देता है। मतलब अमीबा को रेस्पिरेशन करने के लिए किसी भी प्रकार के कोई ऑर्गन की नीड नहीं होती, है ना। इसकी जो ब्रीथिंग वाली प्रोसेस होती है वो एकदम मेम्ब्रेन, उसकी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही हो जाती है। और सिर्फ अमीबा की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के जो बाकी के दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और बहुत ही फेमस है, चप्पल के जैसे दिखता है, दैट इज पैरामीशियम। और एक और उठा लेते हैं, दैट इज प्लेनेरिया। ये सभी के सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल्ड हैं, इनकी बॉडी का वॉल्यूम ही इतना कम होता है कि ऊपर से सेल मेम्ब्रेन भी इतनी थिन होती है, इनको रिक्वायरमेंट भी कम होती है। बताओ कि ये फटाफट ऑक्सीजन इनकी बॉडी के अंदर जाती है, पतली सी थिन मेम्ब्रेन, और जैसे ही अंदर जाती है बेसिकली वहीं उसको जाना रहता है। उसको ऐसा नहीं है कि अंदर जाने के बाद उसको कहीं ट्रांसपोर्ट होना पड़ रहा है। लेकिन जो हम लोग हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर तुम नाक से सांस लोगे तो नाक से सांस लेने के बाद उसको नीचे पाँव तक जाना पड़ता है, इतना बड़ा उसको एरिया कवर करना पड़ता है। और सिर्फ पाँव तक भी कोई सीधा सीधा रास्ता नहीं है, नाक से लेके पाँव के बीच में कितने सारे ऑर्गन्स होंगे और कितने सारे ऑर्गन्स के कितने सारे सेल्स होंगे, तो कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर में सेल मेम्ब्रेन के वाया आपकी ऑक्सीजन अंदर नहीं जा सकती। हमें छोड़ो, हम लोगों के, हमसे भी जो छोटा एनिमल होता है ना, कौन बोलो, मछली, क्या आपका क्या कहते हैं, मॉस्किटो, है ना, या फिर केचुआ, ये इनके अंदर तक ऑक्सीजन ट्रैवल नहीं कर सकती स्किन के, मतलब डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन के वाया। तो ह्यूमंस की तो बात दूर दूर तक भी इस कैटेगरी में लाई नहीं होती।
तो कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि अमीबा की रेस्पिरेशन को आप डिस्क्राइब करिए, सिंपल सोबर चीजें पूछी जाएंगी। अमीबा रिस्पायर कैसे करता है, वन वर्ड आंसर सेल मेम्ब्रेन, खत्म कहानी। दूसरी चीज आपसे ये पूछी जाएगी क्यों अमीबा के अंदर सिंपल डिफ्यूजन पॉसिबल है। ठीक है, इसके अंदर अमीबा के अंदर क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है। अमीबा के अंदर बोलो क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मतलब उसको किसी भी प्रकार के ब्लड या किसी दूसरे पिगमेंट की आवश्यकता नहीं है क्या करवाने के लिए, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी का वॉल्यूम बहुत ही कम है और उसके बॉडी में एक तो सेल भी एक ही है, तो इसीलिए उतनी नीड उसको पड़ती नहीं है। अब इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है अमीबा के अलावा कि हम लोगों के पास जो अर्थवर्म होते हैं, है ना, अर्थवर्म के अंदर में किस तरीके से रेस्पिरेशन होती है। अच्छा, तो सबसे पहली चीज जो अर्थवर्म के अंदर तुम्हें पता होनी चाहिए, अर्थवर्म के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो रेस्पिरेशन होती है कहाँ से, थ्रू स्किन। ये पॉइंट नंबर 1, कहाँ से होती है, ये स्किन से होती है। अगर तुमने कभी अर्थवर्म को पकड़ा है, अगर नहीं भी पकड़ा है तो तुमने कभी अगर देखा है तो मान लेते हैं ये आप लोगों का अर्थवर्म है। देखना अर्थवर्म दिखने में ना बहुत ही गंदे से लगते हैं, मेरे को तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, वो देखने में गंदा गंदा सा फीलिंग आती है। ये देखने इनकी जो स्किन होती है, इनकी जो स्किन होती है ना, ये स्किन होती है मॉइस्ट, मतलब आपको ऐसा लगेगा चिपचिपे से, गीले गीले से, अजीबोगरीब से दिख रहे हैं ये लोग। ठीक है, इनकी स्किन बोलो कैसी होती है, एकदम मॉइस्ट सी होती है। अच्छा, और स्किन के अंदर में क्या होता है, यहाँ स्किन के अंदर में क्या होता है, यहाँ स्किन के अंदर में इनके होता है ब्लड। तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी ऑक्सीजन एयर में मौजूद होती है, ये ऑक्सीजन इस ब्लड के अंदर जाके बोलो क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, बस खत्म। और सिमिलरली जो CO2 है जो ऑलरेडी ब्लड के अंदर मौजूद होगी, वो इसी स्किन के थ्रू क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। तो बेसिकली अर्थवर्म के अंदर जो ये गैसियस एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का, ये किसकी मदद से होता है, स्किन के। अब स्किन की मदद से होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये कि आप लोगों की स्किन, मतलब अर्थवर्म की स्किन मॉइस्ट होनी चाहिए और थिन होनी चाहिए। थिन तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर हमारे जैसे अर्थवर्म की स्किन मोटी मोटी रही तो उसके अंदर O2 या उसके बाहर CO2 कैसे हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। इसीलिए स्किन कैसी होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए। अर्थवर्म के अलावा यही सेम पैटर्न आप लोगों के दूसरे लोग भी फॉलो करते हैं, जिसमें से एक होता है आपका लीच। ठीक है, लीच फॉलो करती है। इसके अलावा सिलेबस में एक इंसान तुमसे ये पूछ सकता है कि जो फिश होती हैं, फिश के अंदर में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि फिश के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो बेसिकली क्या होता है, गिल्स होते हैं, राइट। गिल्स के थ्रू मछलियाँ क्या करती हैं, आप लोगों की रेस्पिरेशन करती हैं। मछलियाँ पानी में रहती हैं, तो पानी के अंदर में ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्मेट में रहती है। अच्छा, अब जैसे कि मैं मान लेते हैं एक फिश बनाती हूँ, जैसे मान लो ये मेरी फिश है, ठीक है, ये फिश का मान लेते हैं माउथ है और ये मान लेते हैं आजू बाजू में पानी है। ठीक है, इस पानी के अंदर जो भी O2 होता है ये मछली अपने मुंह से अंदर ले लेती है, मतलब बेसिकली पानी को अंदर लेती है। किसको अंदर लेती है, पानी को अंदर। वाटर जो है वो मछली के माउथ के अंदर जाता है। इस मान लेते मछली की बॉडी में यहाँ पे गिल्स मौजूद है, ये मान लो कौन है, मछली के अंदर के गिल्स। तो ये पानी कैसा होता है, ये जैसे ही मछली की बॉडी के अंदर जाता है ये गिल्स के अंदर ऐसे 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 सर्कुलेट होता है, ये गिल्स के अंदर ऐसे ऐसे सर्कुलेट होता है। अब जो गिल्स होती है ना वो पानी को भले ही अंदर लेती हैं, लेकिन ये दूसरे कोने से पानी को बाहर भी कर देती है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि मछली पानी अपनी बॉडी के अंदर पीती रहती है पीती रहती है पीती रहती है ना, ऐसा नहीं होता। तो जब वो वाटर उस गिल्स से पास हो रहा होता है ना, तब एग्जैक्टली वहां होता ये है कि जो गिल्स होते हैं वो गिल्स क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर पानी के अंदर की ऑक्सीजन अपने अंदर ले जाते हैं, बस खत्म। क्या करते हैं, ये गिल्स जो होते हैं पानी के अंदर जो भी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो फटाक से अपने अंदर ले लेते हैं और अपने उनके अंदर में जो CO2 भरा हुआ रहता है वो CO2 किसको दे देते हैं, आपके पानी को दे देते हैं।
तो जब वो पानी मछली की बॉडी के बाहर जाता है तो वो इसके अंदर बोलो क्या होता है, CO2 होता है। और जब वो पानी मछली की बॉडी के अंदर में आ रहा होता है तब उसके अंदर में बोलो क्या होता है, आप लोगों का O2 ज़्यादा होता है। और बाहर जाने और अंदर आने के बीच में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। और जो ये गिल्स होते हैं ये क्या करते हैं, लंग्स के जैसे काम करते हैं, है ना। ये सारा का सारा O2 क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं पानी के अंदर से, और क्या हो जाता है, CO2 दे देते हैं। तो मछली के अंदर बेसिकली लंग्स का काम कौन कर रहे हैं, गिल्स काम कर रहे हैं। अगर तुम किसी भी मछली को पानी से निकाल के बाहर रखोगे तो तुम ये देखते हो कि मछली मर जाती है। क्यों मरती है, हमारे एटमॉस्फेयर में पानी की अपेक्षा बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होता है। पानी, मैंने अभी बताया, तुम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे कि पानी के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से क्या नहीं हो पाती है, डिजोल्व नहीं हो पाती। तो एटमॉस्फेयर में तो इतना सारा ऑक्सीजन है, तो मछली मरती क्यों है। ऐसा तो है नहीं कि मछली को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो बेसिकली ये रहता है कि जो भी टेरिस्टिशियल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, टेरिस्टिशियल मतलब जो आप लोगों के धरती पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, इन सारे ऑर्गेनिजम्स को जब ब्रीथ करना रहता है तो इनकी ब्रीथिंग के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है लंग्स, ठीक है। वो कौन होती है, आप लोगों की लंग्स। और जब आप मछली को बाहर निकालते हो तो बेचारी मछली के पास क्या नहीं होता, इनके पास लंग्स नहीं होते। तो जब ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भले ही होती है बट ये ऑक्सीजन अंदर नहीं जा सकती, है ना, अंदर नहीं जा पाती। ये मछली के अंदर जाके कैसे बॉडी के अंदर जाएगी। तो इसीलिए जैसे आप मछली को बाहर निकालते हो आप लोगों के मछली मर जाती है। मछली के अलावा आप और भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को इस एक कैटेगरी में डाल सकते हो, जैसे झींगे, हिंदी में झींगे कहते हैं। तुम में से मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए लिख देते हैं प्रॉन्स, है ना। ये वाले जो लोग हैं इनके अंदर भी आप लोगों का क्या होता है, गिल्स मौजूद होते हैं। आपको हर ऑर्गेनिज्म के कम से कम 2 एग्जाम्पल पता होने चाहिए कि वो कौन सा सिस्टम यूज करता है, ठीक है। अच्छा, बराबर है, बस खत्म। ये वाली सिंपल सी चीज थी। अब अच्छा, इसमें एक और चीज पूछ ली जाती है कि जो कॉकरोच होता है, जो ग्रास हॉपर होता है, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स किस तरीके से आप लोगों के क्या कहते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो उसके लिए बस देखो, तुम्हें एक ही वर्ड याद करना है, वो है ट्रैक किया, ठीक है। ये बस इतना, बाकी तुम लोगों को अपना ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों के सिलेबस में वो वाली चीज़ नहीं है, बराबर, बस डन। अब इसमें हम लोगों को मछली को नहीं पढ़ना है डिटेल में, अर्थवॉर्म को डिटेल में नहीं पढ़ना है, अमीबा को डिटेल में नहीं पढ़ना है, बराबर। अच्छा, हमें पढ़ना किसको है डिटेल में, हमें पढ़ना है आप लोगों के ह्यूमन बॉडी के अंदर में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसको। तो कल हम लोगों की जो चीज शुरुआत होगी वो ये होगी कि सबसे पहले तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रीथिंग कैसे होती है। रेस्पिरेशन एक अलग फिनोमेना है और ब्रीथिंग एक अलग फिनोमेना है, याद रखना, दोनों सेम नहीं है। कई लोगों को लगता है कि सेम है बट ऐसा नहीं है, दोनों अलग है। रेस्पिरेशन क्या होता है कि जो ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, जो सेल के अंदर चली जाती है, सेल के अंदर चले जाने के बाद वो खाने के साथ रिएक्ट करती है और एटीपी प्रोड्यूस करती है, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन, ठीक है। रिएक्शन, खाने और ऑक्सीजन के बीच की रिएक्शन को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। बट अगर मान लेते हैं जब आप सांस को अंदर लेते हो, इनहेल, या फिर जब आप एक्सहेल करते हो CO2 को बाहर, तो उस पूरी प्रोसेस को नोज की मदद से या विंड पाइप की मदद से जो हम करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ब्रीथिंग। तो रेस्पिरेशन का काम क्या है, अंदर आई हुई ऑक्सीजन, अंदर आए हुए खाने को रिएक्ट करवा के एटीपी प्रोड्यूस करवाना। और ब्रीथिंग का काम क्या है कि जो ऑक्सीजन और CO2 को अंदर लेना। तो अभी हम लोगों का फिलहाल 2 दिन जो टॉपिक चलेगा वो ये चलेगा कि ब्रीथिंग वाले फिनोमेना को पहले हम समझेंगे कि आखिर ब्रीथिंग किस तरीके से होती है, क्या होता है। और उसके बाद फिर हम लोगों का एक आखिरी और लास्ट टॉपिक रहेगा वो ये कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से ऑर्गन्स किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से रेस्पिरेशन होती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हार्डली 3 से 4 दिन या फिर मैं कहूँ इस वीक का हम लोगों का ये टॉपिक रहेगा। और उसके बाद फिर हम लोग मूव करेंगे हमारे तीसरे सिस्टम की तरफ, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में ऑब्वियस है आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम तो पढ़ना ही है,
उसके अलावा आपको ये भी पढ़ना है कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होती है। वैसे प्लांट्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होती है आप लोगों ने सीखा होगा ऑलरेडी 9th क्लास में, बट स्टिल अपन उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलो